हाँ, देखिए शॉक जो है, शॉक क्या होता है? शॉक इज़ इनएडिक्वेट ऑर्गन परफ्यूजन एंड डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर नॉर्मल टिश्यू एंड सेल्यूलर फंक्शन। ये डेफिनेशन है शॉक की, ठीक है ना। शॉक एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें ऑर्गन परफ्यूजन, डिलीवरी ऑफ ब्लड टू एनी ऑर्गन कम हो जाती है, ब्रेन बोलो, लंग बोलो, लिवर बोलो, एंड डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब देखें न्यूट्रिएंट्स, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स ही तो होते हैं, जब ब्लड परफ्यूम कम होगा तो न्यूट्रिएंट्स भी ऑटोमेटिकली कम होंगे। एंड डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर नॉर्मल टिश्यू एंड सेलुलर फंक्शन, ठीक है ना। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। इनिशियली देखें शॉक हो सकता है रिवर्स, बट लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए। अब शॉक की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। शॉक देखें, मेन हेडिंग्स इसकी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, ठीक है ना। अब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या हो सकता है? डेफिनेटली वॉल्यूम लो हो जाता है जिस्म में खून का, तो हेमरेज होगी, या तो खून बह जाएगा, या तो डिहाइड्रेशन यानी ज़्यादा पसीने आने की वजह से शॉक हो सकता है। बर्न में भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, बर्न में भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट का हाइपोवॉलीमिया हो जाता है, ठीक है। एक बात याद रखें। उसके बाद देखें, जब जिस्म में हाइपोवॉलीमिया हो जाता है तो जिस्म ज़्यादा से ज़्यादा खून अंदर रखता है अपने सेंटर में, ठीक है। अब जब खून सेंटर में रहेगा, फॉर एग्जांपल दिल में रहेगा, लिवर में रहेगा, लंग्स में रहेगा, तो पेरिफेरी में खून कम जाएगा, यानी स्किन की तरफ, ठीक है, टोज़ की तरफ। इसीलिए पेरिफेरी में क्या होता है? कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाती है, क्योंकि स्किन की जो परफ्यूजन है इतनी ज़रूरी नहीं होती। तो ये एक रिस्पॉन्स होता है फिजियोलॉजिक अगेंस्ट द शॉक, ठीक है। यानी कि इसको यूँ समझ लें कि मेन जो ऑर्गन्स हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए ब्लड, जिस्म, बॉडी क्या करती है, जिस्म के जो पेरिफेरल हिस्से हैं, स्किन वगैरह जो कि लेस इम्पोर्टेंट है, उनकी तरफ खून नहीं भेजती, सेंटर में रखती है। इसलिए वो स्किन, अब देखें स्किन को गर्म कौन करता है? खून। जब परफ्यूजन गर्म खून स्किन की तरफ आता है तो फिर स्किन गर्म हो जाती है, ठीक है ना। अब जब खून नहीं आएगा तो स्किन भी गर्म नहीं होगी, और क्या होगा? कोल्ड क्लैमी स्किन होगी, ठीक है ना। क्लैमी स्किन मतलब थोड़ी सी वेट टाइप की, इस तरह की टाइप की स्किन होगी, ठीक है। प्री लोड जो होता है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर लो होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, कार्डियक आउटपुट भी लो होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, ठीक है। जो है सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस आफ्टर लोड बढ़ जाता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या है? देखें, अगर हाइपोवॉलीमिया है तो डेफिनेटली वॉल्यूम फ्लूइड्स देंगे हम पेशेंट को, इसलिए इसको आईवी फ्लूइड्स ट्रीटमेंट है इस शॉक की, ठीक है। दूसरा शॉक है कार्डियोजेनिक शॉक। ये क्यों हो सकता है? एक्यूट एमआई हो, एमआई हार्ट का अटैक हो, हार्ट फेलियर हो, वॉल्वुलर डिसफंक्शन यानी हार्ट के वॉल्व्स होते हैं, मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, वो फेल हो, उनका डिसफंक्शन हो, तो कार्डियोजेनिक शॉक होता है। एरिथमियास हो, ठीक है ना, रिदम हार्ट की ठीक ना हो तो भी कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक में भी कोल्ड क्लैमी पेरिफेरीज मिलेंगे आपको, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक में पल्मोनरी कैपिलरी पीसीडब्ल्यूपी कहते हैं इसको, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर प्री लोड, ठीक है। तो कार्डियोजेनिक शॉक में प्री लोड बढ़ भी सकता है डिफरेंट कंडीशंस में, ठीक है, फिर लो भी हो सकता है कुछ में, ठीक है। इसी तरह कार्डियक आउटपुट कुछ ज़्यादा ही लो रहेगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक दिल के साथ है, ठीक है। डबल एरो मतलब कुछ ज़्यादा ही लो। उसके बाद आफ्टर लोड बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, कार्डियोजेनिक शॉक का इलाज क्या है? दिल ने कम कर रहा है, दिल काम कम कर रहा है, तो हम क्या देंगे? आयोनोट्रोप्स, डोब्यूटामीन, डोपामीन, ये आयोनोट्रोप्स हैं, ठीक है। तो हम आयोनोट्रोप्स देंगे, ये हार्ट की कंट्रक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है।
फिर साथ साथ में डायूरिसिस करेंगे हम। डायूरिसिस कौन से, जो है फ्यूरोसिमाइड हो गया, भूमिटेनाइड हो गया, लूप डायूरेटिक्स आपने पढ़ा होगा। अच्छा, इसी तरह दूसरे भी डायूरेटिक्स हैं, ठीक है, वो हम देते हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एक ऐसा शॉक है जो दिल को बाहर से, एक ऐसी कॉज होती है जो दिल को बंद कर देती है, काम करने नहीं देती। दिल ठीक होता है, वाल्व्स ठीक होते हैं, दिल ओवरऑल दिल के मसल्स ठीक होते हैं, अनलाइक कार्डियोजेनिक शॉक उसमें दिल के मसल्स का इश्यू था। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में मसल्स और वाल्व्स ठीक होते हैं, बाहर से कोई ऐसी फोर्स होती है, फॉर एग्जांपल कार्डियक टेम्पोनाट, जिसमें दिल के बाहर की झिल्ली में खून जमा होता है, दिल मूवमेंट दिल की कम हो जाती है, उसको कार्डियक टेम्पोनाट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ये भी बाहर का है, ठीक है, जिसकी वजह से दिल काम कम करना शुरू कर देता है। टेंशन न्यूमोथोरेक्स है, ठीक है, ये सारे कॉजेज़ हैं कार्डियोजेनिक शॉक के, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक में भी कोल्ड क्लैमी पेरिफ्रीज होंगी, ठीक है। इसी तरह कार्डियोजेनिक शॉक में देखें, कार्डियोजेनिक शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक दोनों का ताल्लुक डायरेक्ट दिल से है, इसलिए इनमें सेम प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ठीक है। अब इसमें भी कोल्ड क्लैमी पेरिफ्रीज और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, इसमें हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। कार्डियक आउटपुट कुछ ज़्यादा ही लो होगा, डबल एरो। आफ्टर लोड इसमें बढ़ जाएगा, इसको प्री लोड कहते हैं, इसको आफ्टर लोड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर आपने क्या करना है, जब देखें कार्डियोजेनिक शॉक में आयोनोट्रॉप्स और डायूरेसिस है, आप ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में आयोनोट्रॉप्स और डायूरेसिस नहीं देंगे, बल्कि रिलीव करेंगे कॉज को। अगर टेंशन न्यूमोथोरेक्स है, उसका सर्जिकल कॉज होता है, चेस्ट ट्यूब हम डालते हैं, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, उसका भी सर्जिकल कॉज है, ठीक है। इसी तरह मेडिकल कॉज भी हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। कार्डियक टेम्पोनाट है, उसमें भी हम थोड़ी सी नीडल डाल के वो दिल के इर्द गिर्द जो ब्लड जमा हुआ है पेरिकार्डियम के अंदर, ठीक है, दिल और पेरिकार्डियम के अंदर ब्लड जमा होता है कार्डियक टेम्पोनाट में, इसको हम निकालते हैं, जिसको पेरिकार्डियोसेंटिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कार्डियक टेम्पोनाट रिलीफ हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इधर लिखा हुआ है रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन, इसका इलाज है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक देखें, अब ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर और भी शॉक्स शामिल हैं। फॉर एग्जांपल सेप्टिक शॉक बिकॉज ऑफ सेप्सिस को भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कहते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक बिकॉज ऑफ एनाफाइलेक्सिस को भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कहते हैं। इसी तरह CNS इंजरी, यानी कि जिसको न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं, न्यूरोजी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से हो सकता है, अच्छा ब्रेन में कोई इशू की वजह से हो सकता है, तो इसको न्यूरोजेनिक शॉक को भी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कहते हैं। तो कुल मिला के क्या बना, सैंड। देखें इसका निमोनिक है SAND। डी से डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर कौन कौन से शॉक्स मौजूद हैं, S से सेप्सिस सेप्टिक शॉक, यानी A से एनाफाइलेक्टिक शॉक या फिर एनाफाइलेक्सिस, और N से CNS इंजरी यानी न्यूरोजेनिक शॉक, N से। ये सब क्या मिला के क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में देखें वार्म ड्राई स्किन होती है, वो इसलिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, इसमें ब्लड की जिस्म में ब्लड तो काफ़ी बराबर मौजूद है ब्लड इसमें, लेकिन इसकी ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग होती है, उसकी वजह से अब बाहर की तरफ पेरिफेरल पूलिंग होती है, यानी ठीक है ना, पेरिफेरी में ब्लड ज़्यादा होता है, सेंटर में कम होता है, जिसकी वजह से शॉक वाली सिचुएशन पैदा होती है। तो जब पेरिफेरी में मैंने कहा था ब्लड ज़्यादा होगा, तो पेरिफेरी मतलब स्किन, ठीक है, तो पेरिफेरी में ब्लड ज़्यादा होगा तो स्किन, खून ज़्यादा होगा तो खून गर्म होता है, तो स्किन भी वार्म गर्म होगी, ठीक है। इसी तरह पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर या प्री लोड की बात करें तो प्री लोड देखें इसमें लो होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में भी। कार्डियक आउटपुट इसमें देखें हाई हो सकता है, लो हो सकता है, ठीक है। इसी तरह जो आफ्टर लोड है वो भी काफ़ी लो होगा, क्योंकि सारा ब्लड बाहर मौजूद है पेरिफेरी में, तो लो होगा आफ्टर लोड, ठीक है। इसी तरह क्या, हाँ, अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की क्या ट्रीटमेंट होगी, IV फ्लूइड्स देंगे, वेजोप्रेसर्स देंगे, ठीक है। वेजोप्रेसर्स इसलिए देंगे कि जो बाहर की तरफ जो खून मौजूद है पेरिफेरी में, वो जब कंट्रैक्ट होंगे ना तो खून सेंटर की तरफ आएगा, दिल की तरफ, ठीक है। इसी तरह एपिनेफ्रीन हम कहाँ देते हैं, एपिनेफ्रीन एनाफाइलेक्टिक शॉक में देते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आपको रट्टा होनी चाहिए,
ठीक है, देखें क्लोजली इस टेबल को रोक के आप दोबारा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखें, एक और निमोनिक, सैंड का निमोनिक तो हमने बताया, तो रेत गर्म रेत होती है ना, गर्म रेत, इसलिए ये इससे याद रखें कि वार्म ड्राई पेरिफ्रीज होती हैं, वार्म ड्राई स्किन होती है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में। देखें डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कभी भी आप किसी भी मरीज़ को कि हॉस्पिटल के वार्ड में आप ये नहीं सुनेंगे कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता आप ये ज़रूर सुनेंगे कि इसको सेप्टिक शॉक है, इसको एनाफाइलेक्टिक शॉक है, इसको न्यूरोजेनिक शॉक है, ठीक है। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक जो है ना, इसकी सब हेडिंग्स हैं, जैसे सेप्सिस, एनाफाइलेक्सिस, न्यूरोजेनिक शॉक। ये खुद अकेले पेशेंट्स में मतलब आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि या तो आप इसको सेप्सिक शॉक के डायग्नोसिस बनाएंगे, या एनाफाइलेक्टिक शॉक की डायग्नोसिस बनाएंगे, या फिर न्यूरोजेनिक शॉक की डायग्नोसिस बनाएंगे। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, ठीक है।